नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको लेकर चलता हूं। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 1947 से 1990 तक की बात कर चुकी है। किस तरह की हमारी इकोनॉमी रहती है, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहती है, क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना इफेक्ट हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए गए, इन सारों को ट्रेड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की क्या रही, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करी है उधर। राइट। उसके बाद का हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पढ़ेंगे 1991 के बाद क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए और इन रिफॉर्म्स को क्यों लाया गया, किन सर्कमस्टांसेस में लाया गया। राइट। चैप्टर का नाम ही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, किन कारणों से इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। राइट। उस चीज़ को हम लोग पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। और अभी आप देखेंगे प्रेजेंट इकोनॉमी में ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके पीछे के कारण क्या थे, उनके पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इफेक्ट क्या थे, लिबरलाइजेशन पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हुए हमारे इकोनॉमी को, उस चीज़ को हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे। और क्या क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने इतना जान लिया। देखिए, मैंने NCERT इकोनॉमिक्स क्लास 9th से 11th चैप्टर नंबर 2 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जिन्हें आप PR पब्लिकेशन के चैनल पे जाके NCERT प्लेलिस्ट, NCERT इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उधर आप जा सकते हैं और सारे लेक्चर्स का एक्सेस पा सकते हैं। आपको कंप्लीट एक सीरीज़ वे में आपको 9th से 11th तक सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस तरह से मैं पूरी NCERT इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। राइट। इसमें आपको 11th के बाद 12th होगी, 12th में माइक्रो दोनों इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करूँगा। उसके साथ साथ आपको मैं एडवांस कोर्सेज भी, जो आपको UPSC में पता होने चाहिए, UPSC के लिए कंप्लीट इकोनॉमिक्स का कोर्स आएगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तभी उसी के बेसिस पे NCERT प्लस UPSC के लिए कंप्लीट कोर्स इकोनॉमिक्स के लिए लाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट। और आपके ही सपोर्ट और प्यार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे लेक्चर को मैं लाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। हिस्ट्री है 1990 की बात में। राइट। 1990 में क्या था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 1947 के बाद जो रिफॉर्म्स लिए थे, उसके कारण काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिला। राइट। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा स्टैग्नेंट था, अंग्रेजों के टाइम में स्टैग्नेंट हो चुका था, जिसको मैंने उसको ब्रॉडली बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से उसको किया। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके कारण रिफॉर्म्स में चेंजेस आए और हमारा एग्रीकल्चर, हम लोग एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर कंट्री बन गए। बेसिकली मैं ये बात करूँ तो हम लोग एक एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री बन गए। राइट। और उससे पहले अगर आप देखें तो 1947 से पहले क्या है, 1943 में एक फेमाइन भी आया था। तो हम लोग एक एग्रीकल्चर इम्पोर्टर कंट्री थे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें चेंज हुई, मींस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ अप्लाई करी, उसके कारण हम लोग एक एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री बन गए टिल 1990। राइट। अगर मैं बात करूं आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में, भी तो बहुत सारी जो कंट्री हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, उसका भी बेस अच्छा बन गया। राइट। उसमें आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को रिजर्व किया गया था गवर्नमेंट लाइसेंसिंग के द्वारा। राइट। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। राइट। लोगों के वेलफेयर करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखा गया। प्राइवेट सेक्टर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि हम लोग मिक्स इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। राइट। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए, उसके द्वारा हमारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया गया। बेसिकली अगर आप देखें तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं होप ये लेके चल रहा हूँ कि आप पहला चैप्टर देख के आए हैं, क्लास 10th को ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। सोशलिस्ट आपको कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में देखा गया। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को पॉजिटिव लिए गए, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के। बट हमने पूरी इकोनॉमी में देखा तो एक चीज़ हमारे को समझ में आई, 1947 से 1990 तक
एक चीज़ हमें देखने को आई कि हमारी जो इकोनॉमी थी बेसिकली सोशलिस्ट की तरफ, अगर मैं एक लाइन बनाऊँ आपको, सोशलिस्ट और इस तरफ रखूँ कैपिटलिस्ट और यहाँ पर रखूँ एक मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हम लोग क्या था, ज़्यादा लीन थे सोशलिस्ट अप्रोच की तरह। क्यों थे ऐसा? क्योंकि आप इसे देख सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को कि हमारी जो इकोनॉमी थी ज़्यादा मोस्टली सोशलिस्ट थी। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था, राइट। कोई भी अगर उसको कंपनी खोलनी है या कोई भी प्रोडक्ट उसको एक्सपोर्ट करना है, कोई न्यू ब्रांच उसको खोलनी है, तो सारा चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से उसको लाइसेंसिंग लेना था, जिसको हम लोग लाइसेंसिंग राज के नाम से जानते हैं, राइट। ऑल कंट्रोल क्या है? कंट्रोल बाय द मिनिस्टर्स, और बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल था। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी थी एक सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी आपको देखने को मिलती है, राइट। 1991 में हुआ क्या, सबसे पहले उस चीज़ को जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि 1980s के पास हो क्या रहा था। उससे पहले भी जाएंगे हम लोग, क्या है, एक एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री तो बन चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे 1980s के पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी लार्ज स्केल में एग्जिस्ट कर रही है। गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है, मेनली स्कीम चला रही है, राइट। अब स्कीम चलाने के लिए बेसिकली पैसा चाहिए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा होगा? दो सोर्सेस से उसके पास पैसे आएंगे। एक आएगा टैक्सेशन सिस्टम से, जो टैक्स लगाएगी। अब टैक्स आपके दो पार्ट में हो जाएंगे, एक डायरेक्ट टैक्स होगा, राइट, एक डायरेक्ट टैक्स होगा और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, राइट। अभी एक्सप्लेन करूंगा ये डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा है क्या, गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकती है। अब बोरोइंग क्या कर सकती है? दो जगहों से बोरोइंग कर सकती है, मतलब पैसा ले सकती है, राइट। पैसा कहाँ कहाँ से ले सकती है गाइस बोरो करने के लिए गवर्नमेंट? देखो बेसिक चीज़ों को समझो, फिर मैं आपको इन टॉपिक्स में चला जाऊंगा। ये उसी का बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। थोड़ा ध्यान से इस चीज़ पार्ट को आप जरूर देखिए। अब बोरोइंग कहाँ कहाँ से कर सकती है? सिंपल सी बात है। अब बोरोइंग दो जगहों से करेगी, इंटरनली बोरोइंग कर सकती है, इंटरनली, और फिर ये दूसरा कर सकती है एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकती है। अब इंटरनल बोरोइंग कहाँ से करेगी? या तो पीपल से उठाएगी, राइट, लोगों से पैसा उठाएगी पीपल, राइट। दूसरा क्या कर सकती है? ये बैंक से लोन ले सकती है, राइट। अब पीपल से कैसे हो जाएगी? तो आपको एक टर्म आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, राइट। यहाँ से भी उठा सकती है, और ट्रेजरी बिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझे ना, सिंपल सी बात है। एक पेपर फॉर्मेट होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल में आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। सिंपल अभी समझिए, इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जब आपको थोड़ा हायर में बताऊँगा या क्लास 12th में पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल की बात है। बेसिकली आप इतना समझिए कि एक पेपर है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, और गवर्नमेंट कह रही है कि हमें इतना पैसा दीजिए। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 रुपये का इस पेपर को निकाला, उसने कहा कि गवर्नमेंट हम इस पर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट देते हैं, और आपको 6 साल बाद आपको, राइट, इसको खरीद लेंगे आपसे गवर्नमेंट के। अब ये प्रॉमिस कर रही है गवर्नमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, एक साल बाद मान लीजिए इसमें 8% का इंटरेस्ट रेट मिला है, तो एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे आपको? 108 रुपये मिलेंगे, राइट। इस तरह से क्या करेगी गवर्नमेंट, प्रॉमिस करेगी कि आपको मैं इतने रुपये दूंगा, और तो आपको ये पेपर दे देगी। तो आपने गवर्नमेंट को 100 रुपये दे दिए, गवर्नमेंट आपको बस वही है सिंपल, आपने बैंक में पैसा रखा, उसी तरह क्या हुआ, आपने गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लेने के लिए इस टाइप के पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और आपको पैसा लिया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ले सकती है। तो आपको मैंने क्या है ना, बोरोइंग में देखा मैंने आपको, बोरोइंग में क्या था, इनडायरेक्ट था और डायरेक्ट था, राइट। तो इसमें आपको मैंने बता दिया था कि ट्रेजरी बिल के फॉर्म में या लोन ले सकती है बैंक, राइट, ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या सीधा सीधा लोन ले ले, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने क्या बताए थे, इनडायरेक्टली किस तरह से लेगी वो? इनडायरेक्टली आप एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकती है, कैसे? फॉरेन कंट्रीज से ले सकती है, वहाँ के फॉरेन बैंक से ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले सकती है। इस तरह से गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, तो और इस तरह से पैसा इकट्ठा करती है, और उसे कहते हैं कि रिटर्न भी देंगे। सिंपल सी बात है, लोन लिया तो पैसा तो चुकता करना पड़ेगा, ये चीज़ चल रही थी, राइट। दूसरा किससे ले रही है गवर्नमेंट? टैक्सेशन सिस्टम से ले रही है, टैक्स ले रही है। मतलब दो हैं आपके टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स है और दूसरा है एक डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही, जितने भी आपकी वो देखते नहीं आप, जो भी बिस्किट खरीदते हैं आप, ऑयल खरीदते हैं, कुछ भी पेन खरीदते हैं, तो उसमें लिखा होता है GST 18%, GST 5%। पहले उससे पहले अगर चलते हैं तो वहाँ पर वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। GST से पहले, GST को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे पहले तो आपका वैट सिस्टम था,
राइट। तो गवर्नमेंट लगा दी थी वैट 5%, वैट 10%। अगर आपने 90s या 2010 के टाइम अगर चीज़ों को देखा होगा तो उसमें लिखा रहता था कि इतना % टैक्स लगाती। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? आपके इनकम टैक्स है, ये इंडिविजुअल पे लगाया जाता है, इंडिविजुअल की इनकम। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल 2.5 लाख इनकम है, राइट। अभी क्या सिस्टम है, जीएसटी में देखते हैं ना, 2.5 लाख इनकम है तो आप पे लगेगा 0% इंटरेस्ट। उससे ऊपर है तो आपको 5%, 10%, 18% इस तरह से, और 35% इस तरह से टैक्स लगते हैं। आप इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। जैसी आपकी इनकम वैसा आप पे टैक्स। तो गवर्नमेंट इन दो जगहों से बोरोइंग करेगी, राइट। दोनों जगह से इन्होंने पैसे उठा लिए, गवर्नमेंट के पास आ गया कैपिटल या मनी कह सकते हो, अपने वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए। क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट कैसे चलाएगी वेलफेयर स्कीम, राइट। आपको चल रहा है आपका किसान उन्नति प्रोग्राम और बहुत सारे पहल प्रोग्राम, उज्ज्वला प्रोग्राम, राइट। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कीम चलाई जाती हैं, राइट। हेल्थ सेक्टर में चलाई जाती है, एजुकेशन में चलाती है, बहुत सारी बतेरी स्कीम चलाई जाती हैं, राइट। उसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको पढ़ा जाता है और गवर्नमेंट किस तरह से उनको इंट्रोड्यूस करती है। तो गवर्नमेंट क्या हुआ, सारा पैसा उठा लिया। टैक्स से इतना पैसा तो नहीं आता था कि सारी गवर्नमेंट स्कीम चल सके। एक्सटर्नल बोरोइंग कर ली, उससे भी पैसा क्या, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी उससे इमीडिएट रिटर्न नहीं आने थे, राइट। इमीडिएट रिटर्न जितने भी उसने इंडस्ट्रीज़ बनाने में खर्च किए थे, पब्लिक इंडस्ट्रीज़ बनाने में हैं, ऐसी कैपिटल गुड्स में इंडस्ट्री के, तो इमीडिएट रिजल्ट में उस चीज़ का नहीं आता, मतलब इमीडिएट पैसा नहीं आता। तो क्या हो गया, हमारे पास हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए, और इनकम क्या थी हमारी बहुत कम थी, राइट। अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए तो हम लोग क्या हो गए, कर्ज में आ गए। सिंपल सी बात है, कर्ज होगा, राइट। अब कर्ज होगा तो सामने वाला मांगेगा भी। अब टैक्स से तो उतना पैसा तो बन नहीं रहा था, ना ही हम लोग उतना एक्सपोर्ट करते थे, जीडीपी, राइट। जीडीपी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक्सपोर्ट हम लोग क्या है, इन्वर्ट लुकिंग इकोनॉमी थे। ये भी आपको बताया मैंने, इन्वर्ट लुकिंग इकोनॉमी थे। अब इन्वर्ट लुकिंग इकोनॉमी के कारण क्या हुआ, एक्सपोर्ट एक भी नहीं था। अब क्या करा, बाहर से हमने कुछ चीज़ मंगानी है। मान लीजिए अब क्या करना है, पेट्रोल मंगाना है। क्या हुआ, पेट्रोल मंगाना है, डीजल मंगाना है, या कोई इंपॉर्टेंट आइटम्स मंगाने हैं, इंपॉर्टेंट मशीनरी मंगानी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, राइट। और दूसरा क्या है, हमने इनका पैसा भी देना है जो एक्सटर्नल बोरोइंग कर रखी है गवर्नमेंट ने हमारा अपने वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए, राइट। फॉरेन से पैसा उठा रखा है, उसके लिए भी हमारे को क्या चाहिए, पैसा उनका रिटर्न करना है भाई, इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ये सारा क्या होगा, रुपये में तो पे नहीं करेंगे, किस में करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा डॉलर्स में, जो इंटरनेशनल करेंसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग डॉलर्स में पे करते हैं, राइट। आप डॉलर्स में क्यों पे कर सकते हैं, वो चीज़ आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, राइट। तो डॉलर्स में सारा पेगा। अब डॉलर्स आते कैसे हैं वो चीज़ जान लेते हैं हम लोग, राइट। अभी मैं बेस बना रहा हूँ गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा, तभी आपको ये चीज़ें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटने की कोशिश की है। अब डॉलर कैसे आएगा, डॉलर बेसिकली आपका आता है एक्सपोर्ट से, राइट। जब बाहर हम लोग किसी चीज़ को बेचेंगे, मान लीजिए यहाँ से मैंने बनाया बिस्किट और अमेरिका में बेचा, अमेरिका में जब मैं बेचूंगा तो अमेरिका वाला डॉलर में लेगा, डॉलर में पैसे करेगा, वो डॉलर आएंगे मेरे पास, राइट। गवर्नमेंट के पास आएंगे, वो टैक्स के रूप में आएंगे, राइट। गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी ना, तो गवर्नमेंट क्या है, यहाँ से बेचने जाएगा। तो अब ये डॉलर से आया, तो एक्सपोर्ट हम लोग ना के बराबर करते थे, राइट। दूसरा आता था हमारा डॉलर किस में, जब हम लोग किसी फॉरेन से पैसा उठाते हैं तो बेसिकली डॉलर में उठाते हैं। किस में उठाते हैं, डॉलर में लेते हैं पैसा, उनकी करेंसी में नहीं, उनकी होम ग्रोन करेंसी में नहीं लेंगे हम लोग, डॉलर में, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, राइट। उसको हम लोग बेसिकली जो ट्रेड में यूज किए जाते हैं, डॉलर मोस्टली वर्ल्ड का 80% ट्रेड डॉलर्स में होता है। फिर आपका ये यूरो में होगा, राइट। यूरो में होता है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। उसके बाद आपके 3-4 करेंसी और रहेगी, आपको चाइना की मिलेगी, आपको उसमें जापान की मिलेगी। अब बेसिकली जो 80% है वो डॉलर में हो रहा है। ये 1990 की बात चल रही है, अभी की हम बात नहीं कर रहे गाइस, ठीक है। तो कहाँ से आया, 2 जगह से आया, एक्सपोर्ट से आएगा और या तो हमने बोरोइंग करी। अब हमारे पास और रिटर्न भी बोरोइंग में करा है, तो रिटर्न भी डॉलर्स में ही करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट की सिंपल सी बात है वो भी डॉलर्स में ही होता है। तो एक्सपोर्ट ना के बराबर, तो हमारे पास पैसे की कमी हो गई, जिसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। पेमेंट का मतलब ही हो सके, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब यही होता है डॉलर्स, जो बाहर से हमारे किस 2 तरीकों से आ रहे थे। एक आ रहा था किससे, एक्सपोर्ट के थ्रू आ रहा है, एक हम लोग बोरोइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं। तो 2 तरीकों से आ रहा है डॉलर्स, उसकी हमारे पास भारी कमी होगी, राइट। पैसा ही नहीं है। मान लीजिए हमारे पास अब ये 100 रुपये बचे हैं,
अब हुआ, इतनी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि हमारे पास 7 दिन के टिकने के लिए भी पैसा नहीं था। इतनी कमी हो गई थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर पेट्रोल खरीदने के लिए हमारे को पैसा चाहिए, उसके लिए भी कुछ पैसा नहीं, फॉरेन एक्सचेंज जीरो, बैंक नील, अकाउंट होने को आया, राइट। अब पेट्रोल, अगर सामने वाले को अगर मुझे पेट्रोल खरीदना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब इतने तो है नहीं हमारे पास पैसा, तो हम खरीद भी नहीं आएंगे। इकोनॉमी कोलैप्स के टाइम में आ गई कि जैसे अभी आप देखते हैं ना, प्रेजेंट में कहाँ दिख रहा है आपको, प्रेजेंट में आप देखेंगे पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, वो कहाँ जा रहा है, IMF के पास जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, अदर कंट्रीज़ का पैसा दे दो भैया, हमारी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। और आपको पता है पाकिस्तान की कंडीशन क्या चल रही है, ऑलरेडी वो एक एक्स्ट्रा टेरिटरी बन चुकी है चाइना की, आप उसे देख ही रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ हो गया था। तो हमारे साथ भी कंडीशन 1991 के पास ऐसी ही थी। तो हम गए बहुत सारी कंट्रीज़ के पास, हम गए US के पास, हम गए यूरोपियन यूनियन के पास, उस टाइम हम लोग इटली, सबके पास गए। सब ने क्या कर दिया, हमारे को पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, राइट, और पैसा वापस नहीं कर पाएगी। तो हर किसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कुछ ऑप्शन नहीं बचा। तो वहाँ पर 2 जो इंटरनेशनल बैंक थे, आपका था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, राइट, और उसी को दूसरा नाम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या बोलेंगे गाइस, वर्ल्ड बैंक। 2 संस्थाएं थी, और एक था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। ये 2 संस्थाएं थी। और 1991 में क्या है, हम लोग जाते हैं इनके पास। अब ये कहते हैं कि हम आपको लोन देंगे, आपको हम पैसा दे देंगे, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब आपको बताया कि डॉलर्स में पैसा दे देंगे आपको, ताकि आप बाहर से चीज़ों को खरीद पाएँ, पेट्रोल, डीजल, फलाना, जो भी चीज़ें, मशीनरी, जो इंपॉर्टेंट मशीनरी हमारे को चाहिए, उन चीज़ों के लिए हम लोग पैसा आपको देंगे। ये जनरल टर्म आपको बता रहा हूँ गाइस, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाए। नहीं तो इतने चीज़ें हैं नहीं ईजी, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन होगी। बट मैं आपको, और उसको जितना ईजी से ईजी हो सकता है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। यहाँ से मिल गया हमारे को लगभग $7 मिलियन मिल गया हमारे को, राइट। आज तो कुछ भी नहीं है, $7 मिलियन मिले आपको, राइट। इतना पैसा हमारे को वर्ल्ड बैंक से मिला, IMF से मिला। अब उन्होंने शर्तें रखी। अब शर्तें क्या रखी, अब वो भी जान लें। उन्होंने कहा कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, ओपन इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। अब ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अब आपने पहला चैप्टर अगर पढ़ा है तो हम लोग क्या है, एक इनवर्ट लुकिंग इकोनॉमी है। पहले हम लोग एक्सपोर्ट ना के बराबर कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर काम कर रहा है, राइट। कोई फैक्ट्री आपको ओपन भी करनी है तो गवर्नमेंट की आपको साइन चाहिए होंगे, आपको गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इनवर्ट लुकिंग इकोनॉमी है। और बाहर से कोई कंपनी तो आ ही नहीं सकती है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी अपनी इकोनॉमी को खोलिए, प्राइवेट सेक्टर आने दीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जो फॉरेन से लोग आएंगे अपनी कंपनी आपके कंट्री में खोल सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा। अब इन्हीं शर्तों पे इन्होंने क्या, और इन्हीं को कहा गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यही इकोनॉमी में चेंजेस आया। तो 1991 के पास क्या आया, हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए। उस टाइम नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है LPG, शॉर्ट फॉर्म है इसकी LPG, राइट। इसको याद रखिए। तो यहीं से हमारी पूरी इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है, मतलब सिंपल टर्म बोलूँ तो आपको क्या करना है, रूल्स और रेगुलेशन को क्या करना, रूल्स और रेगुलेशन को नॉर्मलाइज करना, लाइसेंसिंग राज को कम करना, जो लाइसेंस मिलने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ईजी कर देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि आपने देखा था कि 1990 से पहले क्या था, गवर्नमेंट ने मोस्टली जो प्रोडक्ट होते थे, राइट, मोस्टली जो प्रोडक्ट होते थे वो क्या करते थे, जैसे कार, मशीन्स, कैपिटल गुड्स, सब गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर। अभी भी देखते नहीं, ONGC आप देखते हैं, वो मशीन देखिए नहीं, वो घड़ी वाली भी, HMT वाली भी हमारी भारत ही चलाती थी, गवर्नमेंट ही चलाती थी कि ये मैं ही बनाऊंगी, राइट। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं ना, ONGC, ये आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर थे ही नहीं। अभी आपको ACC सीमेंट दिख रहा है, आपको ये बांगर सीमेंट दिख रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर थे ही नहीं पहले।
सारा गवर्नमेंट चलाती थी इन चीज़ों को। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने नॉर्मलाइज किया, इनको प्राइवेटाइज किया कि प्राइवेट सेक्टर भी इनमें खोल सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए, बहुत कुछ कुछ रिजर्व कर देंगे, उसको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रिजर्व किए गए हैं। अभी भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट चीज़ें हैं उनको, कमोडिटीज़ को, उनको रिजर्व किया गया है, गवर्नमेंट ही उसको चला सकती है, राइट। नहीं तो मोस्टली चीज़ों में इन्होंने गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया। अब ग्लोबलाइजेशन का तो आपको पता ही है कि अक्रॉस द बॉर्डर फ्री ट्रेड हो, लोगों का इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, लाइक एंड फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स, ट्रेड हो, उसमें आपका ह्यूमन का ट्रांसफ़र हो, राइट, ह्यूमन कैपिटल का ट्रांसफ़र हो। जैसे यहाँ से देखते नहीं आप, यहाँ से भारत से बहुत लोग विदेश में जाते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आए। तो इस चीज़ों को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली इन पॉइंटों के अंदर हुआ क्या था। इतना आपको समझ में आ गया कि 1991 से क्या पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई, किन कारणों से उन पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, उन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे, ये LPG रिफॉर्म के अंदर हुआ क्या था, राइट। अब क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, जो ये नोट्स हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट उसी का गाइड आपको मिलेगा। 1991 में हमारे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हुई और वहीं से हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, रिकैप बना रहा हूँ गाइस साहब, आपको इसको ध्यान से, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी का रिकैप आपको दिखा रहा हूँ। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होगा, जिसको हम लोग बेस शॉर्ट में LPG रिफॉर्म भी करते हैं। ये फंडामेंटल चेंजेस किए गए हमारी इकोनॉमी में। जो हमारी इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी थी उसको क्या है, एक आउटवर्ड या ओपन इकोनॉमी बनाने की कोशिश की गई, जिससे क्या हो जाएगा, फॉरेन जो कंपनीज थे उनके साथ कंपटीशन बढ़ेगा, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, राइट गाइस। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तो आपको पता ही है। अब ऐसा क्यों हुआ था ये भी आपको मैंने बता दिया। देखिए, उसमें आपको तो ये बता दिया कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो हुआ था, उसके साथ साथ क्या हुआ था, देखिए ये है फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है यही। आपको इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो टैक्सेशन सिस्टम होता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है, राइट, उसके बाद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। इन दोनों को अगर मैं इंक्लूड कर दूं, दोनों को एडअप कर दूं, तो उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल डेफिसिट। समझिए, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए उसके इनकम से ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो जाए तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अभी आप देखते होंगे, न्यूज में भी पढ़ते होंगे, राइट। इतना सिंपल है। क्या है, गवर्नमेंट का मतलब मेरे पास 500 रुपये हैं, बट मैं एक्सपेंड कितना कर रहा हूँ, 600-700 रुपये लोन लेके भी कर ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, 100 रुपये का डेफिसिट हो गया मेरा, तो उसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको बता दिया। और उसी टाइम क्या हुआ, गल्फ में क्राइसिस भी आए थे, राइट। पेट्रोलियम के दाम ज़्यादा बढ़ गए थे, राइट। अभी भी देखते हैं पेट्रोलियम, अभी कहाँ पेट्रोल 100 रुपये चल रहा है, 100 रुपये लीटर। उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि गल्फ में क्राइसिस हुआ और वैसे हमारे पास पैसे कम थे, गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। तो इन मोस्टली ये देखें तो ये इन कारणों के कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बता दिया। और एक मुख्य कारण था इसमें जो आपको बताना भूल गया, इन्फ्लेशन, चीज़ों के जो दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अभी भी देखते हैं ना, पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है एक इंडिविजुअल, और उसमें क्या होता है, मिडिल क्लास और पुअर सेक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, राइट। चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं के कारण क्या हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। इसमें आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया, BOP हो गया क्राइसिस, गल्फ क्राइसिस, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स एंड राइज इन प्राइसेस, जिसको शॉर्ट में बोलें तो आप बोलेंगे इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे गाइस, इन्फ्लेशन। ये चीज़ को आप याद रखें गाइस। लिबरलाइजेशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, लिबरलाइजेशन क्या है, राइट। सिंपल सी बात। अभी मैं इन टॉपिक्स को अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नीचे पूरा टॉपिक्स आपको बताऊंगा कि लिबरलाइजेशन एग्जैक्टली है क्या। अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा रहा है। किसके द्वारा, लाइसेंस से राज के तहत बेसिकली लॉज बनाए जाए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए हैं। उनको क्या करना, लिबरलाइज करना, उनको क्या कर देना, घटा देना, या तो एबॉलिश कर देना या उनकी जो शक्ति है उसको कम कर देना, राइट। मान लीजिए वो पहले कहती है कि 5 ही थिंग्स क्या है, फॉरेन से एक्सपोर्ट होंगे, फॉरेन से इंपोर्ट होंगे, सॉरी, मतलब आपसे बोले कि ब्रिटानिया है आपसे, या कोई आपका गोलू बिस्किट है या शाम बिस्किट है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ ब्रिटानिया ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ये गोलू और शाम बिस्कुट को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेगा, लिबरलाइजेशन में ये कहेगी गवर्नमेंट, आप इनको भी कर ला सकते हो, आप इनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो आप फॉरेन से कर सकते थे, सिर्फ एक ही बिस्किट खरीद सकते हो, इसके अलावा बिस्कुट नहीं कर सकते। दूसरा, इनकी क्वांटिटी में भी कि उन्होंने कहा कि ब्रिटानिया के सिर्फ 10 ही बिस्कुट आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा बिस्कुट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 20 से 25 इनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, राइट। अभी पढ़ेंगे कि उसमें एग्जैक्टली अंदर में क्या किया गया, वो चीज़ देखते हैं।
देखो इकोनॉमिक, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इकोनॉमिक रिफॉर्म लिबरलाइजेशन के अंदर बेसिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, राइट, क्योंकि इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो नहीं कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा फोकस किया। तो सबसे पहले हमने किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंसिंग राज को एबॉलिश कर दिया गया बहुत सारी चीज़ों में, अभी बताऊंगा किन चीज़ों में, राइट। बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे रिजर्व थे, याद है आपको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चैप्टर फर्स्ट अगर आपने पढ़ा है या क्लास 10 आपने देखा इकोनॉमी का, तो उसमें पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की गई है, राइट, जिससे आप वो अभी एमएसएमई सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, राइट। इनके लिए रिजर्व रखा था। मतलब एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक चम्मच है, स्पून, तो उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ये स्पून सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगे जिनका क्या है 5 लाख से ऊपर का एसेट नहीं है, राइट, टर्नओवर 5 लाख है। अभी तो एमएसएमई सेक्टर में आप देखते हैं ना 10 लाख 25 लाख 2 करोड़ 2.5 करोड़, डेफिनेशन चेंज होती रहती है, आप उसको अपडेट करते रहिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये स्पून यही बना सकती है ये स्मॉल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगी, ना ही प्राइवेट बनाएगी बट बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। तो उनको क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया गया। आप क्या कर रखा है कि हर कोई बना सकता है, तो ये चेंजेस किए। प्रोडक्शन कैपेसिटीज को इंक्रीज किया गया। पहले क्या था कि गवर्नमेंट कहती थी कि सिर्फ 10, मान लीजिए एक बिस्किट की फैक्ट्री है, मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ गाइस, आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बिस्किट की फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ने कहा कि 10 ही बिस्किट बनेंगे, इसके ऊपर आप नहीं बना सकते। प्राइवेट से कहा कि इससे ऊपर एक प्रोडक्ट नहीं बनाओगे आप, क्योंकि एक्सपोर्ट हम करते नहीं थे, राइट। तो उनको क्या करा गया, उनको एबॉलिश कर दिया गया और उन्हें कहा कि आप मार्केट ड्रिवन हो जाए, आप मार्केट में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को बनाते जाइए। तो इस तरह से चीज़ों को कर दिया। और इंपोर्ट जो चीज़ों फ्रीडम में दिया गया, इंपोर्ट्स गुड्स को, मैंने कहा ना आपको कि बिस्किट, मैंने बोला कि ब्रिटानिया आपको दिया था, गोलू बिस्किट दिया था, श्याम बिस्किट दिया था। तो पहले क्या था, ब्रिटानिया बिस्किट के ही 10 ही पैकेट मंगा सकते थे, आप क्या कर रहे थे, गोलू बिस्किट भी आएगा, श्याम बुड भी। तो इसमें फ्रीडम दी गई कि और गुड्स को भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, ये तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए। उसके बाद आप फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए गए। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब आरबीआई आपका फाइनेंस वाला, मनी वाला, राइट। इस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए। सिंपल सी बात है, आप अभी देखेंगे जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो सारा किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है गाइस, आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है कि क्या हमारे इंटरेस्ट रेट रहेंगे, किसको लोन देना है, कैसे लोन देना है, राइट। उसमें हमारे जो कस्टमर हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इन सबके लिए रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई बनाता है। तो उनके उसमें भी क्या करा, बहुत सारे चेंजेस किए गए। पहले क्या है, आरबीआई मना कर देता था बैंक को कि किस प्राइवेट इंडस्ट्रीज को देना है, किसको नहीं देना है। तो अब क्या करा, गवर्नमेंट ने उसमें भी नॉर्म्स में चेंजेस किए और आरबीआई एक रेगुलेटर से क्या बन गया, फैसिलिटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर का फैसिलिटर बनने की। फैसिलिटर मतलब फाइनेंस सेक्टर को और इंप्रूव करें। पहले आरबीआई क्या कहता था कि आप बैंक की ब्रांचेज नहीं खोल सकते थे, पर्टिकुलर बैंक से उसको लाइसेंस लेना, अभी भी लेना पड़ता है, बट पहले क्या था, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अप्लाई जाते थे कि एक बैंक अपना ब्रांच नहीं खोल सकता है, राइट, विदाउट परमिशन ऑफ द आरबीआई। अब उनको बहुत सारी फ्रीडम दी गई यहाँ पर, राइट, फ्रीडम, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स, राइट। अब यहां पर आएगा एक तीसरा चीज, उसके बाद आता है फिस्कल। फिस्कल रिफॉर्म क्या होते हैं। फिस्कल मतलब आपको मैंने 2 चीजें बता रहा हूं। फिस्कल का मतलब होता है टैक्सेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है। क्या लगाती है गाइस, गवर्नमेंट आपको भी लगाती है। देखो आप इसको थोड़ा समझते हैं, फिस्कल क्या होता है। फिस्कल का मतलब होता है 2 चीजों का कॉम्बिनेशन से फिस्कल आपका बना है। एक क्या बना है, टैक्स से बना है, राइट। दूसरा आपका बना है एक्सपेंडिचर से बना है, राइट। अब एक्सपेंडिचर किसका, वो भी तो जानना होगा हमने। अब टैक्स किसका, ये भी है। इन दोनों चीज़ों का है गवर्नमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट जितना भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें रखती हैं, मतलब उसमें आपके डायरेक्ट टैक्स भी आएंगे और क्या आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी आएंगे। सॉरी, ये डायरेक्ट टैक्स भी आएंगे और इनडायरेक्ट टैक्स आएंगे। तो इसमें क्या नॉर्म्स लगाएंगे, मैंने कहा कि ना डायरेक्ट टैक्स इसमें 2.5 लाख से इनकम वाला कितना उससे टैक्स लिया जाएगा, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की बात करते हैं उसको। 5 लाख वाले पे कितना टैक्स लिया जाएगा, 10 लाख वाले की जो इनकम है मंथली सैलरी उस पर कितना टैक्स लिया जाएगा, बिस्किट पे कितना टैक्स लिया जाएगा, मिल्क पे कितना टैक्स लिया जाएगा, राइट, ऑयल पे कितना, जो भी मार्केट से चीज़ें आप खरीदते हैं, कॉमोडिटीज, सर्विसेज भी हो सकते हैं ना उसमें। आप जैसे आपको एयरटेल है, प्लान लेते हैं, उसमें आपको दिखा होगा जीएसटी लिखा होगा, पहले वैट लिखता था। सर्विसेज टैक्स कितना लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या है, टैक्सेशन सिस्टम है। तो वो इसका पार्ट है कि किस तरह से उस टैक्सेशन सिस्टम को, चीज़ों को देखा जाएगा, कौन कौन से टैक्स कैसे लगाए जाएंगे,
वो आता इंक्लूड करता है फिस्कल के अंदर। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। आप देखते नहीं, अभी आएगा बजट आएगा, बजट के दो पार्ट है, एक रेवेन्यू पार्ट होता है, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। पूरा बजट तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है जिसको अभी बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। उसमें होता है रेवेन्यू पार्ट होता है कि एक्सपेंडिचर पार्ट होता है, जिसको गवर्नमेंट ने दिखाना होता है। अब वो कैसे लाया जाता है, किस तरह से रखा देते हैं ना, बजट आपको पता है ना। एक जनरल आप समझिए कि बजट आपका घर में आपके पास क्या है, बजट का मतलब होता है घर में एक घर है आप, ये है श्याम, शाम है क्या है, शाम है कि एक जगह फैक्ट्री में काम करता हुआ शाम कमाता है 500 रुपये मंथली, राइट। इसको समझिए, अब यहाँ समझिए, शाम है मंथली उसकी इनकम है 100 रुपये, राइट। तो 100 रुपये उसका क्या है, रेवेन्यू पार्ट में आ जाएगा कि उसकी इनकम कितनी है। अब वो क्या है, अगर वो जॉब कर रहा है तो 100 रुपये है, कोई बिजनेस भी कर सकता है साथ में, तो 100 रुपये यहाँ से भी ऐड कर लो, तो टोटल इसकी इनकम कितनी होगी, 200 रुपये। तो 200 रुपये क्या होगी, उसका रेवेन्यू पार्ट आएगा। अब यहाँ पर आएगा एक्सपेंडिचर, कि अब उसमें से खर्च किस किस चीज़ों में उसने खर्च करना है। उसको अपने घर के लिए ग्रॉसरी खरीदनी है, या आपके उसने अपने लिए कार खरीदनी है, या बाइक खरीदनी है, कितनी सेविंग करनी है, राइट। ये सारी चीज़ें आता है एक्सपेंडिचर में। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट का क्या हुआ यहाँ पर कि टैक्स रेवेन्यू तो सिर्फ 200 ही रुपये थी, एक्सपेंडिचर इनका 300 रुपये हो गया, 100 रुपये लॉस में आ गए ना। अब 100 रुपये कहाँ से आएंगे, लोन ही में तो लिए होंगे, राइट, बोरो करेंगे। तो इसमें भी क्या करा गया, चेंज किए गए। तो यहां पर आपको बेसिकली दो चीजों में सबसे ज्यादा चेंजेस किए, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो स्लैब थे, क्या थे, स्लैब थे, उनको चेंजेस किया गया। जीएसटी के अंदर भी आप देखेंगे रिफॉर्म्स इसमें लिए गए आपको, राइट। 2016 में जीएसटी, उससे पहले तो वैट लगता था ना, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको आप बोलते हैं। तो क्या हुआ, इन स्लैब में चेंजेस किए गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस किए गए। अभी बेसिक आप समझ रहे हैं, राइट, उस चीज को आप जान रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल पॉलिसीज में प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा आप रखें, क्योंकि मैं अभी आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा अभी लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नहीं, अभी सिर्फ लिबरलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमारा बाद में होगा, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग वो टॉपिक ऊपर वाले हैं अभी गाइस, वो उसी से कनेक्टेड हैं जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, वेरियस सेक्टर रिफॉर्म्स ले गए, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रखा हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किन कारणों से आया था वो भी मैंने आपको बता दिया, कम से कम मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिया। उसमें फिस्कल डेफिसिट आपको बता दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपको बता दिया, गल्फ क्राइसिस आपको बता दिया, इन्फ्लेशन आपको बता दिया। ये बहुत सारे जो पॉइंट हैं आपको लिखने होते हैं, ये सारी चीज़ें मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्लास 11th की बुक से बेस्ट कोई बुक हो नहीं सकती है, राइट। उस चीज़ को आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश कीजिए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशन है, ट्रेड को कंट्रोल, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, किसके द्वारा, लॉज के द्वारा, बहुत सारे नियम बना रखे होंगे, उनमें क्या करना, रेगुलेट करना, उनको क्या करना, कम करना, उन रेस्ट्रिक्शन को क्या करना, फीवर करना, छोटा कम कर देना, उन रेस्ट्रिक्शन को और कम कर देना। मतलब मान लीजिए वही मैंने आपको बताया था ना, शाम बिस्कुट, गोलू बिस्कुट, ब्रिटानिया बिस्कुट, उन रेस्ट्रिक्शन को क्या करना, कम कर देना, उसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। अब हुआ क्या था, इसके निगेटिव इफेक्ट थे, इससे क्या हो जाएगा, फॉरेन कंपटीशन नहीं मिला तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, इंडस्ट्रीज अच्छे से उभर नहीं पाई। अभी आपने रिसेंट में सुनी होगा, यूनिकॉर्न के बारे में सुना होगा, इंडिया 3rd ऐसी कंट्री बन गई जिसके हाईएस्ट नंबर, उसने यूके को सरपास कर दिया। ऐसी न्यूज़ भी आप देखा करेगा। इस नई चीज़ों को, जो चीज़ें आपको किस तरह से रिलेट करनी है करंट के साथ, वो चीज़ें आपको देखनी है, यहीं पर से आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे लॉज में और रिफॉर्म्स लाए गए। आपको इसमें मैंने बताया ना कि इसमें आपको लाइसेंसिंग राज को कम किया गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया गया, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि उसको हम लोग डिटेल में, ऊपर तो मैंने सिर्फ पॉइंट बताए कि आपको लिबरलाइजेशन को कैसे लाया गया, राइट। अब हम लोग बातें और किन तरीकों से लाया गया। अब हम यहाँ पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, मेन कारण क्या, कौन कौन से, जिनको आपने लिखना होता है मेंस में, राइट। तो सिंपल सी बात है, मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं देखूं पूरा पढ़ने के बाद तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर कंपटीशन को इंक्रीज करना था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। ताकि क्या हो जाएगा, अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में कंपटीशन होगा तो प्राइजेस होंगे, प्राइजेस जो इन्फ्लेशन चल रहा था वो कम हो जाएगा, राइट। कंपटीशन, ये वही बात होगी। यहाँ पर एक दूध बेचने वाला है, अभी क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही दुकान है जो 100 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये पर लीटर दूध बेच रहा है।
तो क्या करेगा, अगले दिन वो 150 करेगा, तो तब भी आपने क्या करना है, उसको खरीदना ही है, क्योंकि आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है ऊपर। अभी मान लीजिए एक दुकान दूसरा वाला मिल्कमैन आ गया, उसने कह दिया कि मैं आपको सिर्फ 90 में दूंगा, तो क्या करेगा, ये भी प्राइस डाउन करेगा, तो आपको वही चीज़ क्या आएगी, सस्ते दामों में, चीप में मिलेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हुआ गाइस, जो ऊपर बढ़ रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कारण और चीज़ों के कारण भी वो कम हुआ। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको चीप गुड्स मिलेंगे, सस्ते दामों में मिलेंगे, राइट, चीप गुड्स मिल जाएंगे आपको, और दूसरा क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पर तो है ना, ये दूध में पानी मिला के दे रहा है बहुत सारा, फिर भी आप जबरदस्ती, कोई चॉइसेस नहीं था, बट यहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। ये कहेगा अच्छा दूध भी दूंगा, सस्ता भी दूंगा, तो ये क्या करेगा, अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा, राइट, ये आदमी, राइट। तो इससे क्या होगा, चीप भी मिल गया और क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल गया, और नया इनोवेशन भी होगा यहाँ पर, नए नए तरीकों से उसको देने की कोशिश की जाएगी, राइट। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। तो इसीलिए लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। आपके पॉइंट आने चाहिए, मतलब ये सेंटेंस से आपके मन में और क्वेश्चन आने चाहिए कि इस तरह से क्यों हो रहा है ये, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, अभी आप देखते हैं ना, एक चीज़ है, एक एफडीआई आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, अगर आप डेली के बेसिस पे न्यूज़ पर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ होगा, एफपीआई और एफडीआई का नाम बहुत सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस 11th क्लास में, आप देखिए, 10th क्लास में भी एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसे जरूर देखिए। एफपीआई को भी मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो क्या हुआ, फॉरेन से जो पैसा आना था, सिंपल अभी टर्म बता रहा हूं, फॉरेन से जो पैसा आना था उसमें कैपिटल की फॉर्मेशन हुई, फॉरेन से पैसा, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की कोशिश की, राइट। हमारे यहाँ के देखेंगे तो रोड, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था, राइट। गवर्नमेंट का इतना पैसा नहीं था, क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया कि आप आइए और हमारे यहाँ पर इन कंपनीज में इंटरेस्ट किए, रोड बनाइए, आप यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में आइए, राइट। इससे क्या हो जाएगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, प्लस क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी तो आएगी गाइस, राइट। हमारे को जानना, यहाँ पर जानने को क्या मिलेगा, अभी कंपनी आएगी तो क्या कहेगी, अपने साथ वो टेक्नोलॉजी भी तो ला रही है, वो कहेगी वो नई मेटल रोड को नई तरीके से, प्लास्टिक से रोड कैसे बनाएं, क्या पता वो बनाती हो, ऐसी कंपनीज भी आएंगी, राइट। और पक्की रोडें कैसे बना सकते हैं, अफोर्डेबल, सस्ते दामों में अफोर्डेबल रोड्स कैसे बनाई थी, अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाता है, नए डिजीज़ का क्योर करने के लिए नए नए तरीके आएंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें इसके पॉजिटिव्स आपको देखने पड़ेंगे। तीसरा आ जाएगा, टू डिक्रीज द डेफ्ट बर्नर ऑफ द कंट्री। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की जो बोरोइंग थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, राइट। अब बोरोइंग क्यों ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, एक्सपोर्ट नहीं करते तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं आते थे, मतलब जो डॉलर्स, जो फॉरेन में पैसा बेच के जो चीज़ें आती थी वो नहीं है हमारे पास, राइट, उसका कोई सोर्स ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट कम होता था, तो उसको भी हमने डिक्रीज करना था। उसके लिए क्या करा, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, एक्सपोर्ट को में जो लाइसेंस लेते थे, यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्या था, जो लाइसेंस लेना होता था, जो क्वांटिटी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई थी कि इतने ही बिस्कुट आप इंपोर्ट कर सकते हैं या इतनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में टैरिफ थे, यहाँ से अगर मुझे कुछ चीज़ को बेचना भी है तो गवर्नमेंट की निगरानी के बिना हम लोग उसको बेच ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया टैक्स को, एक्सपोर्ट टैरिफ को एबॉलिश कर दिया, इंपोर्ट टैरिफ को भी एबॉलिश कर दिया, बट कुछ कुछ चीज़ों में छोड़ दिया, सारी चीज़ों में नहीं करा, बट मोस्टली अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन तो उसको कम कर दिया। तो क्या हो जाएगा, फॉरेन अब एक्सपोर्ट होगा तो सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हो जाएंगी, हमारे पास फॉरेन का पैसा आएगा, राइट, हमारा डेप्ट जो मार्केट से हम लोग लेते थे या फॉरेन कंट्रीज से हमारे को डेप्ट लेना पड़ता था, वो क्या हो जाएगा, उसका बर्डन कम होगा या नहीं होगा, इसीलिए एक कारण ये भी हो गया। दूसरा था फॉरेन जो एक्सपोर्ट था और इंपोर्ट था गुड्स और सर्विसेज। अब गुड्स तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, सर्विसेज भी तो इंपोर्ट करेंगे, राइट, सर्विसेज भी तो होती हैं। अब सर्विसेज में क्या सकता है, बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, राइट, आपका देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ये बीपीओ चलते हैं, राइट, कॉल सेंटर, ये सारी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये इसमें आती है, तो इनको भी इंकरेज करना था। और तीसरा चीज़ है एक्सपेंड द साइज ऑफ द मार्केट। अब मार्केट का साइज एक्सपेंड कैसे होगा, इस चीज़ को समझिए। अब देखिए, पहले क्या था, मान लीजिए 100 गुड्स बनते हैं भारत देश में, अब 100 के 100 क्या कर लेते हैं, हम लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं, भारत ही कंज्यूम कर ले रहा है, एक्सपोर्ट के लिए कुछ नहीं बच रहा है। अब क्या होगा, हमने मार्केट ओपन कर दिए तो क्या बनेगी, हमारे गुड्स की मान लीजिए डिमांड भी बढ़ गई है। मान लीजिए हम एक ऐसा बिस्किट बनाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट है और फॉरेन में लेके, तो फॉरेन ने कहा कि हमें भी चाहिए भैया ये बिस्किट, हम भी खरीदेंगे। तो क्या करेगा ये फैक्ट्री ओनर, इस बिस्किट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, 200 रुपये बढ़ा देगा, मान लीजिए 200, अब ये भी 100 यूनिट बनाता है उसकी, अब 200 बनाने लग जाएगा, तो क्या होगा, मार्केट का साइज बढ़ेगा।
तो इन कारणों के कारण, जो बेसिक जो बड़े बड़े कारण थे, कि इन कारणों के कारण क्या है, लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इससे हमारे को फायदा भी देखने को मिला। अभी नेगेटिव भी पढ़ेंगे इसके गाइस, अभी हमने पॉजिटिव पढ़े गए कि गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था, कि उन्होंने लिबरलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स थे हमारी इकोनॉमी में लाए गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द लिबरलाइजेशन क्या करा गया, मैनी एरियाज में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किए गए, राइट। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि कौन कौन से, मैं ऊपर से आपको बताते आ रहा था कि बहुत सारे गुड्स में क्या है, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट टैरिफ, ड्यूटी मतलब होता है टैरिफ, ड्यूटी का मतलब ये मत समझना टैक्स होता है, मतलब समझ जाओ इसको। इकोनॉमी के कुछ टर्म हैं जिन्हें आपने याद करना पड़ेगा, ड्यूटी हो गया, टैरिफ हो गया, ये क्या है, इसका मतलब ये होता है टैक्स, उसके पीछे जो भी नाम लगा उसके पीछे टैक्स लगा दो, वो टैक्स ही है। ड्यूटी है तो इंपोर्ट ड्यूटी बोल रहा है, या इंपोर्ट टैरिफ बोल रहा है तो वो टैक्स है गाइस, इतना याद जरूर रखें। तो क्या हुआ, बहुत सारे जो गुड्स थे उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या है गवर्नमेंट देखती थी, तो टैरिफ लगा दी थी, ताकि क्या हो चीज़ें, मान लीजिए ये है एक बिस्किट 100 रुपये में भारत से जा रहा है, तो क्या करती थी, अगर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट को रोकना है कि ये भारत से बाहर ना जाए, क्योंकि खरीदार तो कोई भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट कहेगी इसमें टैक्स बढ़ा देगी, ये कहेगी मैं 50 रुपये टैक्स लूँगी, 100 तो गुड्स कितना होगा 150 रुपये का, तो डिमांड कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इसी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो लॉस थे, अब उनको क्या है, एबॉलिश कर दिया गया है, तो टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स को हटा दिया है, तो क्या है, ये गुड्स कितने हैं 100 रुपये में जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, राइट। बट कुछ गुड्स में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो बहुत सारे गुड्स में क्या है लाइसेंसिंग को एबॉलिश कर दिया उसने, बट बहुत सारे गुड्स में क्या करा, लाइसेंसिंग को अभी भी रखा। उसमें क्या है, बेसिकली डीमेरिट्स गुड्स। अब मेरिट और डिमेरिट गुड्स आपको मैं क्लास 12th में पढ़ाऊंगा गाइस, वो मैक्रो, अभी सिर्फ आप सुनिए कि ये मेरिट। अब सिंपल सा एक बोलूँ तो मेरिट गुड्स वो गुड्स हो गए जो आपके स्वास्थ्य को हेल्प करते हैं, और डीमेरिट गुड्स वो हो गए जो अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अब इसमें क्या है, देखो खराब करने वाले कौन चीज़ आएंगे, लिख कर आएगा, इसमें गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रखी, सिगरेट्स। और तीसरा चीज़ आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिक, जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें क्या करा गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रखी, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, डेंजरस केमिकल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, इतनी सारी जो कुछ 5 से 6 इंडस्ट्री थी जिसमें भी गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रखी। क्या है, अब यह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वाज इंट्रोड्यूस, रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। अब क्या होता था, बहुत सारी जो पब्लिक इंडस्ट्री थी, पब्लिक इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, उसमें थे उस टाइम 1990 से पीछे देखेंगे तो 17 ऐसी इंडस्ट्री थी जो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी। अब क्या हो गया, अभी भी देखते होंगे आपको प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, या डिसइन्वेस्टमेंट, अभी आपने वर्ड सुना होगा नया, एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड ही है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बस। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इसको आपने सुना होगा। तो यही चीज़ है, तो गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन से उसको कम कर रही है, उसको एक मोर कॉर्पोरेट लुक देने की कोशिश किया ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। गवर्नमेंट का मेन एम है कि ऐसी पब्लिक इंडस्ट्रीज को, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है जिनका प्रॉफिट मेकिंग कम कर रही हैं, बहुत लॉसेस में जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं, तो उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि अपने कंट्रोल से उसको मोर कॉर्पोरेट लुक देने की कोशिश की गई है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अभी आपने सुना होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसको भी क्या है डीरेगुलेट कर दिया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, तो ऐसा उसको नया लुक, कॉर्पोरेट लुक देने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ों को जाने, तो क्या हुआ, पहले 17 थी, अब 8 हो गई हैं, अब और कम हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट और कम करेगी, राइट। उससे रेवेन्यू क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट, अपने एक्सपेंसेस को और अच्छा करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, इसलिए ऐसी चीज़ें कर रही है। बट उसमें क्या गया, 3 इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली अपने अंदर रखा गया। उसमें क्या है, रेलवे को अपने अंदर रखा गया, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट, इसमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस होने नहीं दिया। बट अभी क्या देखते हैं, अभी प्रेजेंट में देखो सिनारियो शुरुआत कहाँ से हुई है। अब देखो मेंस आंसर राइटिंग आप जब लिखेंगे तो यहीं से चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि 1990 के पास क्या था और प्रेजेंट में आपको एक बड़ा ऐसे आया, तो क्या लिखेंगे, इन चीज़ों से तो शुरुआत करेंगे, तभी तो आपके पास कॉन्टेंट होगा, राइट। तो 2020 में देखेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, एटॉमिक मैंने क्या है, रेलवे में अभी बात करी जा रही है कि प्राइवेट रेलवेज भी चलेंगी, राइट। आपको अडानी देखेंगे, इनको प्राइवेट को कहा गया है कि आप भी अपनी रेल चलाइए। तो इन सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, ये डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये प्राइवेट लिबरलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही तो लिबरलाइजेशन है गाइस। आप समझिए, सारी चीज़ें यहीं से होती हैं, आप इनको समझें तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, नहीं समझें तो चीज़ें बहुत कठिन होती हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी लिबरलाइजेशन के अंदर ही चल रहे हैं गाइस, ये भी इतना बड़ा टॉपिक है ये, इसको 2 पार्ट में इसलिए रखा है मैंने।
डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्ट इन एरिया विच वॉज अर्लियर रिजर्व फॉर, जो मैंने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्हीं के लिए रिजर्व, मैंने कहा ना स्पून बॉटल जो पहले रिजर्व की गई थी उनको क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया कि अब कोई भी बना सकता है उसको। एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया गया। पहले क्या था, प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होता था, उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता था। नई ब्रांच खोलनी है कंपनी को, मतलब अभी महाराष्ट्र में एक कंपनी है, यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र में, उसको क्या है बंगाल में एक ब्रांच खोलनी है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता था। अब क्या है, गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेना, उसको अपनी ब्रांच वो फ्रीडमली खोल सकती है, राइट, कहीं पर भी खोल सकती है। उसको कर्नाटक में खोलनी है या उसको तमिलनाडु में खोलनी है, उसको केरल में खोलनी है, राइट, या गोवा में उसको खोलनी है, या ऊपर नॉर्थ इंडिया में चले जाना है, उत्तर प्रदेश में जाना है, या कश्मीर में चले जाना है, कहीं भी खोल सकती है, तो उसको फ्रीडम मिल गई। फिफ्थ तो हो गया हमारा इंपोर्ट, जो गुड्स लगते थे उसमें उनके जो यूनिट्स देखिए, इंपोर्ट्स क्या होता था पहले, आपको क्वांटिटेटिव इंपोर्ट्स भी लगता था, मतलब मैंने बोला ना कि सरकार ये भी कंट्रोल करती थी कि बाहर से अगर 100 बिस्किट उसको मंगाने हैं किसी कंपनी को तो सिर्फ 100, गवर्नमेंट कहेगी 100 बिस्किट से ऊपर एक बिस्किट भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की ड्यूटीज, इस टाइप की टैरिफ लगाए जाते थे, रेगुलेट किया जाता था, अब उसको भी लिबरलाइज किया गया, राइट। उसमें कैपिटल गुड्स को भी, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं आपको मैंने बता देता हूँ। कैपिटल गुड्स होता है मशीन्स जिससे और चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, उनको बोला जाता है कैपिटल गुड्स, राइट। अपग्रेड दिया टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए। इनका भी इंपोर्ट में क्या है, पहले इंपोर्ट में क्या था, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, इनको रेगुलेट किया था, उसमें भी आपको फ्रीडम देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो आपको मैंने अभी बताए। तो ये पॉइंट आपको लिखने होंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में, जब आप यहीं से तैयार होते हैं गाइस। उसके बाद आएगा आपका फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स। मैंने ऊपर बोला आपको सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट बताते कि मैंने उसमें आपको सिर्फ इतना बताया कि आरबीआई क्या होता है, एक रेगुलेटर से क्या बना दिया, उसको एक फैसिलिटेटर बना दिया गया। अब उसके अंदर हुआ क्या था, जो बहुत सारे बैंक थे वो ब्रांच नहीं खोल सकते हैं, लोन सभी को नहीं दे सकते हैं, राइट। किस किस सेक्टर में लोन देना है वो भी गवर्नमेंट सब चीज़ें करती है। इंटरेस्ट रेट सारा आरबीआई तय कर रहा था, किस इंटरेस्ट रेट में आप लोगों को लोन देंगे, ये सारी चीज़ें क्या है गवर्नमेंट आरबीआई कंट्रोल करता था। उसमें भी क्या किया गया, डीरेगुलेशन किया गया। उसके भी क्या है, अब आरबीआई के रेगुलेशन से उसने अपने नॉर्म्स को क्या करा, इजी किया गया। और उसमें हुआ क्या क्या था उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो जाएंगे, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब इसमें आपके कॉमर्शियल बैंक भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक आएंगे, स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होगा, राइट। इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या तो मर्चेंट बैंक ही बोलते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट बैंक अगर आप देखें तो इसको आप यूएस में बोलेंगे, राइट, उसी को बोल देते हैं ये लोग मर्चेंट बैंक। आई थिंक सो यूके और यूएस दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट एक जगह बोलते हैं ये लोग मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक वो होते हैं जो आपके कंपनीज में, शेयर्स में, इक्विटीज़ में, इसमें आपको, अब ये चीज़ों को आपको बाद में समझाऊंगा, राइट। शेयर वेयर पता नहीं है आपको, थोड़ा सा बेसिक आपको देने की कोशिश करो। जैसे कोई कंपनी है उसकी वर्थ 100 रुपये है, तो उसने कहा कि एक पेपर इंट्रोड्यूस किया कि आपको मैं इतना 50 रुपये के शेयर्स आपको बेच देती हूँ। अभी तो शेयर के कॉन्सेप्ट को है अभी ज़्यादा जानिए नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, शेयर क्या होता है, इक्विटी क्या है, इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करना। अभी सिंपल आप समझिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके क्या है, आपके कॉमर्शियल बैंक आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, इन सारी चीज़ों को आएगा। तो इनको रेगुलेट करने के लिए पहले आरबीआई सारी चीज़ें रेगुलेट करता था। उसके बाद आपको सेबी बना होगा। देखो 1990s के आसपास ही देखेंगे आपको सेबी बनता हुआ दिखेगा। क्यों बन रहा है भैया, इन्हीं कारणों से बन रहा है। तो हुआ क्या था, इन सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स ले गए उसको हम लोग जानने की कोशिश की। आरबीआई कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को। तो यहां पर आएगा एक स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको 38% से 25% में लाया गया। अब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है मान लीजिए, इसको अब थोड़ा सा मैं आपको, और यह दूसरा है कैश रिजर्व रेशियो को क्या है 15% से 4% में लाया गया। अब होता क्या है, अब थोड़ा सा डिटेल आपको देता हूं, इसको ध्यान से समझिए क्या है। यह है बैंक, राइट, ये है आप कस्टमर, क्या है आप, राइट। ये है बैंक, ये है कस्टमर, और ये है इंडस्ट्रियलिस्ट। 3 आदमी हो गए। अब 3 आदमी क्या है, मैंने क्या करा, यहां से 100 रुपये बैंक में जमा करें, राइट, 100 रुपये बैंक में जमा करें। अब बैंक क्या करेगा, इस 100 रुपये को क्या करेगा, लोन में घुमाएगा। लोन देगा तभी तो पैसा कमाएगा ना। आपको इसमें इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 6 रुपये देना है, इंटरेस्ट रेट 6% का दे रहा हो, तो मतलब 1 साल बाद आपको कितने रुपए देगा, 106 रुपये देगा। अब ये करेगा, ये
इसको ये 100 रुपये इंटरेस्ट इसको कितने देगा, 100 कहेगा 12% इंटरेस्ट रेट में आपको लोन दूंगा, तो उसको कितने रुपए कमा लिए उसने, 112 रुपये, उसमें से 106 रुपये आपको दे दिए, 6 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। इस तरह से बैंक काम करता है। पहले बैंकिंग की हमने चीज़ें समझी, राइट। इस तरह से बैंक इन्होंने काम किया। तो यहाँ पर क्या है, बैंक हो गया, कस्टमर हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, 106 रुपये इसने बैंक ने यहाँ से 100 रुपये थे, 106 रुपये आपको दिए। यहाँ पर बैंक का कितने रुपये का हुआ, 12% का यहाँ पर था, और बैंक को कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हुआ बैंक को 6 रुपये का, राइट। इसमें आपको सब चीज़ें किस चीज़ में यूज करता है उसको बाद में जानेंगे हम लोग, राइट। अब क्या हुआ, 100 रुपये। अब CLR SSR क्या होता है, SLR सॉरी और CRR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं, राइट। अब क्या हुआ, बैंक में मैंने जो भी 100 रुपये रखे थे, क्या हुआ, बैंक में मैंने जो भी बैंक में 100 रुपये दिए कस्टमर ने, तो पहले क्या होता था, RBI ने कहा कि इस 100 रुपये में से आपने जो पहले देखते हैं, पहले उसने कहा कि 38 रुपये, 38 रुपये तो आपने अपने पास रखने पड़ेंगे। किस तरह से, एज ए लिक्विड, लिक्विड का मतलब बताऊंगा अभी, रुको। उससे पहले दूसरा वाला, और उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, 15%, मतलब 15 रुपये और क्या करा, 15 रुपये और अपने पास रखने पड़ेंगे एज ए कैश। अब इनका मतलब क्या होता, बचे रुपए, जो इसमें से जो बचा, 38 प्लस 15 कितना हो गया गाइस, 8 5 13, 3 का 4 का वहां 53 रुपीज, और बचते कितने रुपए हैं, 47 रुपीज, राइट। 47 रुपीज और बचे हमारे। 47 रुपीज ही बैंक क्या कर सकता है, लोन में घुमा सकता है। उतना पैसा उसने क्या करना पड़ेगा, जो रेस्ट जो पैसा है उसको अपने पास रखना पड़ेगा एज ए सेफ। अब उसमें से जो कैश रिजर्व रेशियो है वो क्या होता है, उसका मतलब बताता हूं आपको। बैंक में 100 रुपए हैं, तो मान लीजिए आपको अभी जरूरत पड़ेगी, बैंक गए, अब उसने कहा कि आप, वो तो आपका पैसा है ना भैया, आप तो ले सकते हैं किसी टाइम। बैंक के पास गए, बैंक से कहा कि पैसा दे दे भैया, मुझे 15 रुपए चाहिए, राइट। बैंक से कहा 15 रुपए चाहिए, अब बैंक को देना पड़ेगा वो पैसा। अब बैंक के पास सारा पैसा वो 100 के 100 रुपए घुमा देगा लोन में, तो क्या हो जाएगा, उसके पास पैसा ही नहीं होगा आपको देने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कहा कि RBI ने कहा कि आपने 15 रुपये, 100 रुपये अगर आपके पास आ रहे हैं तो 15 रुपये अपने पास रखेंगे आप, ताकि अगर कस्टमर आता है तो उसको पैसे आपको देने होंगे। तो क्या है, कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए हो गया दूसरा, राइट। अगर मान लीजिए, अब क्या हुआ इसमें से, अब जो दूसरा मैंने 38 रुपये बोला था आपको, जिसके बोलते हैं SLR, राइट, SLR। 38 रुपये में क्या था कि गवर्नमेंट, RBI ने कहा कि 38 रुपये आपने या तो आप मेरे पास डिपॉजिट करेंगे, या ऐसी जगह रखना पड़ेगा जिसमें आपको गोल्ड खरीदना पड़ेगा, राइट, जहां पर आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, गोल्ड करेंगे, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज करेंगे। गवर्नमेंट का जो पेपर है, गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा पेपर कहेगी कि इस पेपर में लिख के दे रही हूं कि 1 साल बाद आपको मैं इतना % इंटरेस्ट रेट दूंगी, उसको आपने क्या करना पड़ेगा, खरीद लेना। क्योंकि इसमें है ना, ये डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसको तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा ना। डिफॉल्ट वो करेगा जो पैसा देने की इसकी औकात नहीं है। अब गवर्नमेंट ही कह रही है कि मेरे को से ले लो, मुझे पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट से ले लेगी ये। तो इसमें से 38 रुपये इन चीज़ों में, गोल्ड में हो सकता है, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या है, पैसे को उसने रखना होता है, उसी को बोलते हैं SLR। क्या बोलते हैं गाइस, ऐसी जगह पैसा रखना जहां पर क्या है, वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, मतलब वो डूबेगा नहीं वो पैसा। तो उसमें से क्या है, गोल्ड में पैसा नहीं डूबेगा, सिंपल सी बात। वो डायमंड खरीद सकती है, राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की चीजें खरीद सकती है, जिसमें गवर्नमेंट कहेगी कि मैं आपको पैसा बाद में वापस करूंगी, उसे बोलते हैं SLR। आपको समझ में आ गया, कैश रिजर्व CRR क्या हो गया और SLR क्या हो गया, आपको समझ में आ गया। 100 रुपये थे, उसमें से क्या 38 रुपये आप नहीं, 4 आपको 15 रुपये यहाँ 15 रुपये आपको कहाँ रखने हैं, CRR में रखने हैं, और 38 रुपये आपने SLR में रखने हैं। बचे 47 रुपये, उसको आपने लोन में घुमाना है, राइट। उसको आप किसी को भी दे सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल जो भी है। तो पहले इतना हुआ करता था। अब क्या करा, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म आने के बाद जो 38 रुपये थे, आप कहेगा कि सिर्फ 25 रुपये रखने पड़ेंगे आपको 100 रुपये में से, कम कर दिया ना उसको, तो लोन के लिए पैसा ज़्यादा मिलेगा। जो पहले हायर इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे वो कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन में देने के लिए। दूसरा SLR को भी क्या कर दिया गया, SLR को, सॉरी, इसको दूसरा वाला है, SLR को क्या करेगा, 15% से 4%। अब जो पहले 15 रुपये रखने थे, सिर्फ आप क्या है 4 ही रुपये रखने उसको पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें करिए, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया। जो पहले 47 रुपये घुमा रहा था, अब ज्यादा पैसा घुमाएगा, 47 रुपये से भी ज्यादा 60-70 रुपये घुमाएगा, तो उसके बाद ज्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। ये सारी चीजें हैं, तो लोन सस्ते हो जाएंगे,
तो ये सारी चीज़ें हुई। तो ये दो चीज़ों को आपको समझ में आया होगा। अब इससे क्या हो जाएगा, नए प्राइवेट बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, नए प्राइवेट बैंक आए, पहले गवर्नमेंट ही बैंक चलते थे, अब प्राइवेट बैंक भी आए, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट अच्छे देंगे लोन्स में, डिपॉजिट में अच्छे इंटरेस्ट रेट देंगे, राइट। उनको पैसा चाहिए। बैंक का सोर्स क्या है, राइट। जैसे आपको जीने के लिए खाना चाहिए, फूड चाहिए, अब बैंक को जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा भैया। उसका पैसा है, मनी मिलेगी तभी बैंक जीवित रहेगा। तो क्या करेगा, वो आपसे पैसा लेगा या कहीं और चलाएगा पैसा बेसिकली। तो क्या करेगा, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, डिपॉजिट में कहेगा आपको, मैं एक बैंक कहेगा मैं 6 इंटरेस्ट रेट, मान ले एचडीएफसी कह रहा है और यहाँ पर एसबीआई कह रहा है। एसबीआई पहले तो एसबीआई था, एसबीआई कहेगा मैं सिर्फ 4 ही दूंगा, पहले जब एचडीएफसी नहीं था तो एसबीआई ने कहा मैं सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट दूंगा, और इंडस्ट्रियलिस्ट से कहा मैं 18% ब्याज दर पे आपको लोन दूंगा, इससे ऊपर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ऐसा कहा उसने। बट क्या, अब एचडीएफसी भी आ गया। एचडीएफसी ने कहा कि मैं 4 नहीं 6% दूंगा आपको, आपके डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट क्या दूंगा, ब्याज दूंगा 6%, मतलब 100 रुपये दे तो 106 रुपये दूंगा। कंपटीशन बढ़ा तो एसबीआई कहेगा मैं भी दूंगा, बढ़ाएगा तो उसको ही पैसा चाहिए। मैंने कहा ना, दोनों को पैसा, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो नए बैंकिंग सेक्टर को ओपन करने दिया गया, प्राइवेट सेक्टर इसमें आया, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, चीज़ें सस्ती होंगी, इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे दोनों के लिए ही, राइट। अब क्या होगा, जो आरबीआई का रोल को कम कर दिया गया। पहले जो आरबीआई से सब चीज़ परमिशन लगी थी, नए बैंक ब्रांचेस खोलनी है उसके लिए भी हर चीज़ के लिए परमिशन लगती थी, अब उनको थोड़ा सा डीरेगुलेट किया गया, थोड़ा कम कर दिया गया, राइट। इंटरेस्ट रेट जो पहले आरबीआई तक करता था, किसी भी बैंक के इंटरेस्ट रेट को क्या करता था, आरबीआई तय करता था, उस चीज़ को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब क्या है, बैंक तय करने लगे खुद के, राइट। उसमें आपको रेपो रेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको बाद के टॉपिक्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो लंबे टॉपिक्स हैं, राइट, वो जिसमें अभी है नहीं इसमें, राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, राइट। ये थे फाइनल सेक्टर के रिफॉर्म्स, राइट। अब इसमें आ जाएगा टैक्स में क्या रिफॉर्म्स किए गए, राइट। टैक्स में क्या रिफॉर्म किए गए उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो मेनली जो टैक्स रिफॉर्म था वो कर है गवर्नमेंट टैक्सेशन से, अभी प्राइवेट टैक्सेशन नहीं, गवर्नमेंट टैक्सेशन। और दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट किस तरह से पैसा खर्च करेगी, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है, राइट। फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसी आपको समझ गया। फिस्कल पॉलिसी दोनों इंक्लूड होती है, टैक्सेशन सिस्टम प्लस वो चीज़ मैंने ऊपर को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखी है, राइट। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसा होगा, उसमें रिफॉर्म्स ले गए तो क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड एंड सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम प्रायर टू 1991 जो था, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। यहां पर क्या है, जो पहले क्या करा जाता था, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, ये थे, राइट गाइस, आपको ये अचीव था। अब में क्या होता था, जो पहले डायरेक्ट टैक्सेस थे, जो इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा लगता था, मतलब आपको 1 लाख रुपए की इनकम है या 50,000 की, उसमें भी टैक्स लगता था। आज क्या है, आपको 2.5 लाख की इनकम में टैक्स देना नहीं पड़ता है, राइट। ये सारी चीज़ें की। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा, वैट, सैट, ये सारी चीज़ें होती है, वैल्यू एडेड या स्टेट एडेड टैक्सेस, राइट, स्टेट एडेड टैक्सेस, ये सारे चलते थे, वो बहुत ज़्यादा होते थे, 35 से 40% हो जाते थे, राइट। ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा लोग, इससे क्या करता था, लोग इन्वेजन करेंगे, राइट, टैक्स को बचाने की कोशिश करेंगे, राइट। वो पक्का बिल नहीं लेंगे, कहेंगे कि दुकानदार कहेगा ये 15 रुपये की, अगर आप बिल लेंगे तो 15 रुपये की है। कोई मान लीजिए आपको एक पेन लेनी है, उसने कहा कि अगर आपको मैं बिल दूंगा तो 15 रुपये ही दूंगा, अगर आप बिल नहीं लोगे तो आपको मैं 10 रुपये की दूंगा। तो 5 रुपये का जो गवर्नमेंट को जाने थे, तो क्या होगा, वो टैक्स में इन्वेजन हुआ हाई टैक्स के कारण। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उस टैक्स को कम कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए गए और टैक्स इन्वेजन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कैसे, टैक्स को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। 2016 में तो सबसे बड़े रिफॉर्म आए आपके, जीएसटी आए, राइट। वैट सिस्टम से कहाँ पहुंच गया हम लोग, जीएसटी में क्या हुआ, 1 नेशन 1 टैक्स एंड ओपन मार्केट, या 1 मार्केट की बात करते हैं, राइट। 1 मार्केट 1 टैक्स, 1 कंट्री 1 टैक्स, ओपन मार्केट, राइट। अब इसमें क्या हुआ, जीएसटी लाया, सब चीज़ के लिए फिक्स कर दिया कि नहीं, 5%, 10%, 18%, ये सारी चीज़ें 12%, सॉरी, इस स्लैब है, आप ये याद करिए, अभी देखना चाहिए आपको इस चीज़ को, राइट। इससे क्या हो जाएगा, अब इसमें एक फिलिप कर्व भी पढ़ेंगे जिसमें, राइट, उसमें क्या है कि अगर ज़्यादा टैक्स आप इम्पोज करते हैं, वो बाद में पढ़ने को आएगा आपको क्लास 12th में, तो बेसिक आप थोड़ा बताता हूँ। अगर आपको ज़्यादा, इसका कहने का है, इस कर्व के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर आप ज़्यादा टैक्स कमाते हैं तो लोग टैक्स कम देते हैं, राइट। अगर आप कम टैक्स देंगे तो लोग ज़्यादा टैक्स भरेंगे, राइट। बट आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, टैक्स लगभग 96% लोग टैक्स देते हैं।
इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं। इंडिया में कितना है गाइस बताऊँ आपको? 4%। सिर्फ 4% लोग टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ेगी कि नहीं? गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? आप कहते हैं गवर्नमेंट ये बना दे भैया, ये स्कीम ले आए गवर्नमेंट, पैसा ही कहाँ होता है गवर्नमेंट के पास? 4% लोग तो खुद टैक्स देते हैं, उसमें भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट के पास तो हाथ बंधे हैं भैया, पैसा नहीं है उसके पास। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इतने बड़े रिफाइल, हमारी मिलिट्री इतनी बड़ी क्यों नहीं है? भैया टैक्स नहीं दे रहे हम लोग, बात ये है। राइट, ये सारी चीज़ें हुई थी। पुअर कंट्री है भैया, काम हम कर नहीं रहे तो ऐसे ही होगा। अब यहां पर क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या हुआ, फॉरेन में जो हमारे फॉरेन ट्रेड थे या फॉरेन करेंसी थे उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। राइट, सबसे बड़ी चीज है, पहले क्या था, आपने सुना होगा 1947 के बाद बहुत सारे मीम्स आपने देखे होंगे कि उससे पहले क्या था, जो 1 रुपया था, ऐसा तो था नहीं बट एक्चुअली बता रहा हूं एक कंडीशन, ऐसा सुना होगा 1 रुपया $1 के इक्वल हुआ करता था। राइट, ऐसा हुआ करता था। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। तो क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज में क्या गया, गवर्नमेंट, आप हमारे पास डॉलर्स आ नहीं रहे थे, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पैसे को डीवैल्यूट कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तो कुछ और मैं बताऊंगा आपको क्या होता है ये डीवैल्यूएशन क्या होता है। राइट, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने वैल्यू को, रुपये के वैल्यू को डिवैल्यूट कर दिया डॉलर के कंपैरिजन में। जो पहला 1 रुपये $1 के इक्विवेलेंट होता था, उसको क्या कर दिया, कम करके 50 रुपये इक्वल्स टू $1 कर दिया। अब इससे क्या हो जाएगा कि अब हुआ क्या, देखो पहले हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता था, अब इसका फायदा क्या हुआ बताता हूं आपको। अब क्या हुआ, यहां से एक्सपोर्ट होता था, फॉरेन वाला क्या करेगा, कोई चीज भी है, अमेरिका वाला हमारी गुड्स में, मान लीजिए पहले कॉफी लेनी है उसको, पहले 1 पाउच 1 रुपये का आ रहा है भारत में, तो उसको डॉलर में खर्च करेगा, तो उससे क्या होगा, $1 देना होगा कि हमारी एक कॉफी के पैकेट खरीदने के लिए, राइट, देना होगा। राइट, तो वो क्या करेगा, ऐसी जगह दूसरी कंट्री में है जाएगा जहां पर क्या है डॉलर की कीमत ज़्यादा है, वो कहेगा कि दूसरी कंट्री में वो क्या है 50 पैसे में ही एक कॉफ़ी का पैकेट है, तो क्या करेगा, वो वहाँ से खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत वाला उसको क्या लगेगा, महंगा लगेगा। अब क्या कर दिया हमने, अपने रुपए की वैल्यू को डीवैल्यूट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुपए की वैल्यू को डीवैल्यूट करा तो जैसे ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 रुपये, अभी 1 रुपये है, मान लीजिए 2 रुपये इक्वल्स टू $1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आप 2 पैकेट खरीद सकता है, तो हमारे यहाँ से खरीदेगा। तो ये एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए हमने अपने रुपए को डीवैल्यूएट कर दिया, ताकि हमारे पास क्या है, फॉरेन रिजर्व्स आ सकें। इसीलिए हमने अपने पैसे को क्या करा, डीवैल्यूएट कर दिया, ताकि हमारे क्या करे, एक्सपोर्ट बढ़ सके। राइट, आपने एक वर्ड सुना होगा, करेंसी मैनिपुलेटर। राइट, करेंसी मैनिपुलेटर आपको न्यूज़ में सुनने को मिला होगा। उसमें आपको कहेगा चाइना एक करेंसी मैनिपुलेटर है, अपने एक्सपोर्ट को बनाने के लिए करेंसी मैनिपुलेट करता है, इंडिया को भी उसमें रखता हो। राइट, अभी देखते हैं, अभी हाल में भी देखा होगा, भारत कुछ 75 रुपये में चला चुका है, $1 इक्वल्स टू, तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है एशिया की, अभी आपको न्यूज़ में देखने को मिला होगा। तो क्या हो जाएगा, रूपी वॉज डिवैल्यूएटेड टू इंक्रीज आवर कंट्री एक्सपोर्ट एंड टू डिस्करेज इम्पोर्ट। ऐसा किया गया। अदर मेजर्स कौन कौन के, इंपोर्ट कोटास जो पहले फिक्स किए थे कि 10 ही बिस्किट मंगा सकते हैं क्वांटिटी वाइज, उसको अबॉलिश कर दिया गया। राइट, जो पॉलिसी फॉर इंपोर्ट लाइसेंसिंग के लिए कुछ भी चीज़ अगर भारत में मंगानी है, कैपिटल गुड्स, मशीन मंगानी है, तो उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था, तो वो उसको भी क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया गया, मतलब एबॉलिश कर दिया गया, खत्म। इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जो ड्यूटी का मतलब आपको बता दिया, टैक्स, जो टैक्स लगता था वो भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो कंप्लीटली खत्म ही कर दिया कि आप जितना भेज सकते हो। पहले ड्यूटी लगती थी, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी ना कि 100 ही बिस्किट जाएंगे भैया भारत से, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा जितना भेजना है भेजो भाई, कोई टैक्स नहीं लूंगी मैं, अब 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में जा रही, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे, तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी भैया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे पास आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा भैया। ऐसी चीज़ें अभी आप देखेंगे, इंडिया 3rd मोस्ट कंट्री हो चुकी है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, $600 बिलियन के ऊपर भी पहुंच चुका है। अब चाइना पहले पे चल रहा भैया, उसके पास $3000 बिलियन। तब देखते नहीं होंगे चाइना इतना ज़्यादा लोन कैसे दे रहा है, ये इन्हीं कारण से दे पा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बाद इतने ज़्यादा हैं फॉरेन के बाद, क्योंकि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है उसके, तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, यही काम कर रही है, 3rd नंबर कंट्रीज होगी हमारी। राइट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं गाइस। ये था पूरा लिबरलाइजेशन के ऊपर। आई थिंक सो आपके पास इतना इनफ कंटेंट है कि आप लिबरलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आप इजीली एक अच्छा ऐसे 1200 वर्ड से लिख सकते हैं, या कोई क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता लिबरलाइजेशन पे आता है
लिबरलाइजेशन पे आता है तो उस पर आप एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। तो दिस वाज होल अबाउट द लिबरलाइजेशन। कल हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो छोटा और टॉपिक बचा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। दिस वाज द होल अबाउट द चैप्टर नंबर 3 ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह से मैं लेक्चर लाता रहूँगा, राइट। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लेके आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।